गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं डीके जोशी आज आपके सामने अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन जो इस बार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा में आएंगे, ऐसा ही पैटर्न रहेगा। आप हर क्वेश्चन को समझें। अगर कोई डाउट हो तो अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। पूरा वीडियो देखकर ये 15 प्रश्न इंग्लिश के आप अच्छी तरह से तैयार करें। इस तरह से ये पैटर्न रहेगा। और साथ ही अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक समझना है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक का नाम लिखें। मैं अगले वीडियो में वो टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर इंग्लिश में आपके 15 में से 12 या 13 मार्क्स आ जाते हैं तो आपका चयन 100% है। ये मेरी गारंटी है। अक्सर स्टूडेंट इंग्लिश में ही पीटे जाते हैं और पीछे रह जाते हैं, इसलिए आप अच्छी तरह से तैयार करें। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। 15 क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, आपका इंग्लिश का पैटर्न इस तरह से है। आपको ये 15 क्वेश्चन इस पैटर्न के आधार पर तैयार करने हैं ताकि आपका चयन 100% हो। सबसे पहले मैं आपको हर क्वेश्चन समझाता हूं। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स इन द गैप्स। एक प्रश्न ऐसा आएगा जिसमें आपका पंक्चुएशन संबंधी क्वेश्चन होगा और इस तरह से आपको ये 4 ऑप्शन में से एक पंक्चुएशन करना है। आई सीज्ड बिल्स लाइफलेस रिस्ट एंड लेफ्ट फॉर ए पल्स। अब यहां पर ऑप्शन है, क्या कॉमा आएगा या फुल स्टॉप आएगा या क्वेश्चन मार्क्स आएगा ये या ऐसा ये चिन्ह आएगा। तो यहां पर फुल स्टॉप आएगा। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन पंक्चुएशन संबंधी है। मैं आपको डिटेल में अगला वीडियो समझाऊंगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी ट्रांसलेशन। चूज द एप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्वेश्चन इंग्लिश में दे रखा होगा, उसका ट्रांसलेशन आपको हिंदी में करना है। द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग इज सिचुएटेड इन इंडिया। अब इसमें 4 ऑप्शन है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत भारत में स्थित है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा भारत में स्थित है, विश्व का सबसे ऊंचा स्मारक भारत में है। ये सभी सही हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपका बिल्डिंग का मतलब होता है इमारत, तो ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत भारत में स्थित है, ये आंसर होगा। ये क्वेश्चन ट्रांसलेशन संबंधी आएगा। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना। मेरा अगला वीडियो ये इस तरह से रहेगा। इस टॉपिक पर आप अच्छी तरह से समझें। अब हम थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। आई वॉज टाइड द एंड ऑफ द डे। मैं दिन के अंत में थक गया। अब ये फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ऑप्शन ढूंढना इसमें। डियर स्टूडेंट, इन नहीं आएगा, आफ्टर नहीं आएगा, विथ नहीं आएगा, आपका आंसर एट। आई वॉज टाइड एट द एंड ऑफ द डे। अब यहां पर भी रूल है, हमेशा जब सेंटेंस एंड ऑफ द डे से क्लोज होता है तो वहां एड का प्रयोग होता है। चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच टू फिल इन द ब्लैंक। हमारा अगला क्वेश्चन है, माई आंसर इज डिफरेंट। अब ध्यान रखना, कनिकाज, तो यहां देन नहीं आएगा, बाई नहीं आएगा, फ्रॉम आएगा। क्या आएगा? फ्रॉम कनिकाज। माई आंसर इज डिफरेंट फ्रॉम कनिकाज। ये इस तरह से आंसर रहेगा। अगले 2 क्वेश्चन आपके आर्टिकल और डिटरमिनर संबंधी होंगे, और डिटरमिनर समझ लिया तो उसमें आर्टिकल भी शामिल हैं और सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और हमारा जल्दी ही अगला वीडियो कुछ ही पलों में आपका आर्टिकल वीडियो होगा। आई बॉट हॉर्स एंड ऑक्स एंड अ बफेलो। अब ये ध्यान रखना, यहां पर ध्यान, आई बॉट अ हॉर्स एंड ऑक्स एंड अ बफेलो, तो यहां पर द नहीं आएगा। द डेफिनेट आर्टिकल के लिए होता है, निश्चित आर्टिकल के। और एंड नहीं आएगा क्योंकि ये ए ई आई वॉवल से शुरू नहीं है। और एक्स नहीं आएगा क्योंकि इसमें कोई न कोई आर्टिकल लगेगा, तो यहां पर ए आएगा। आई बॉट अ हॉर्स एंड ऑक्स एंड अ बफेलो। नेक्स्ट, करेक्ट द आर्टिकल। ये भी आर्टिकल संबंधित 2 क्वेश्चन होंगे। ही इज डूइंग हिज एमए फ्रॉम। डियर स्टूडेंट, अब यहां यूनिवर्सिटी है। अगर कोई साउंड व और ये से साउंड देता है, य या ई या व वा वी वी, तो हमेशा भली वो शब्द वॉवल से शुरू हो लेकिन उसमें कॉन्सोनेंट आता है, ए का प्रयोग होता है। ही इज डूइंग हिज एमए फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा।
तो यहाँ हमेशा एक बात याद रखना, फिक्स दिमाग में रखें, यूनिवर्सिटी के पहले हमेशा ए आता है। अगला मैं डिटरमिनर्स में अच्छी तरह से आपको इस टॉपिक को, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। आप हमारा अगला वीडियो जरूर देखें ताकि आपका ये डिटरमिनर संबंधी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और अगला क्वेश्चन हमारा, चूज द करेक्ट डिटरमिनर्स। मैंने कहा ना आपको डिटरमिनर्स से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, आप अच्छी तरह से रहें, हमारे साथ जुड़ें ताकि आपका चयन 100% हो सके। देयर वरंट, प्यारे विद्यार्थियों, अब डिटरमिनर्स में ध्यान रखना, जब किसी को हम काउंट करते हैं तो वहां पर मैनी, सम या फ्यू और द फ्यू लगता है। ध्यान रखें, एक बार वापस समझा रहा हूं, जिसको अपन काउंट कर सकते हैं, जो काउंटेबल नाउन हो, उसके लिए हम मैनी, सम और अ फ्यू और द फ्यू का प्रयोग करते हैं। और जिसको अपन काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन हो, वहां पर मच, लिटिल, अ लिटिल का प्रयोग करते हैं। अब पीपल को अपन काउंट कर सकते हैं, लोगों को, तो वहां क्या आएगा, मैनी। अच्छी तरह से ध्यान दें और मैं डिटेल में आपको डिटरमिनर्स विद एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा। बने रहे हमारे अगले वीडियो तक और साथ ही हमारे प्यारे विद्यार्थियों इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं हर टॉपिक को आपको क्लियर कर सकूं, आपका टॉपिक। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। प्यारे विद्यार्थियों, एक क्वेश्चन आपका स्पेलिंग संबंधी आएगा, 3 स्पेलिंग रॉन्ग होगी, 1 स्पेलिंग सही होगी। अब यहां पर स्पेलिंग चेक करते हैं। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा तसल्ली और धैर्य के साथ हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। फर्मेंटेशन में ई आता है तो यहां पर गलती हो गई, प्रेजेंटेशन में ई आता है, यहां भी गलती हो गई, रिजोल्यूशन में ए नहीं आता, यहां भी गलती हो गई, लेकिन पिक्चरेक्स ये वर्ड सही है। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग 4 alternatives द करेक्ट version of the underlined sentence. As Madhu housewife, Madhu was very skilled in cooking Chinese food. ध्यान रखिए, अब ये आपका क्वेश्चन है, यहां पर आपको आंसर का पता लगाना है कि यहां सही प्रीपोजिशन कौन सा यूज होगा। यहां पर इन के जरिए ध्यान रखना, एज ए हाउसवाइफ, एक हाउसवाइफ गृहिणी के रूप में, मधु वॉज वेरी स्किलफुल इन कुकिंग चाइनीज फूड। अब यहां इन के लिए कौन सा वर्ड है, एज ए हाउसवाइफ मधु वॉज वेरी स्किलफुल फॉर कुकिंग फूड, नंबर 1। एज ए हाउसवाइफ मधु वॉज वेरी स्किलफुल एट कुकिंग चाइनीज फूड। एज ए हाउसवाइफ मधु वॉज वेरी स्किलफुल ऑफ कुकिंग चाइनीज फूड। एज ए हाउसवाइफ मधु वॉज वेरी स्किलफुल इन कुकिंग चाइनीज फूड। अब आपको ध्यान रखना, आपका आंसर इसमें एट आएगा, स्किलफुल के बाद हमेशा एट का प्रयोग होता है, तो आपका आंसर ये होगा, एज ए हाउसवाइफ मधु वॉज वेरी स्किलफुल एट कुकिंग चाइनीज फूड। तो इस तरह से एक क्वेश्चन इस तरह से बनेगा आपका करेक्ट प्रीपोजिशन। अगला क्वेश्चन है, चूज द एप्रोप्रिएट अफर्मेटिव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आई नेवर इन माई लाइफ मेड ए प्लान एंड फेल टू कैरी इट आउट। अब इसमें इसका आपको एफर्मेटिव बनाना है। फर्स्ट है, whenever I had made a plan and failed to carry it out, नहीं होगा। Whenever I planned in my life I was successful, ये भी नहीं होगा। I had been successful whenever I had made a plan in my life, ये भी नहीं होगा। Whenever I made a plan in my life I carried it out, ये आपका आंसर होगा। तो ये भी क्वेश्चन मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा एफर्मेटिव में कैसे सेंटेंस बनते हैं। नेक्स्ट है, चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है, आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, बहुत इजी है। मैं रूल के जरिए अगला टॉपिक नरेशन, रिपोर्टेड स्पीच और जिसको कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, हमारा अगला वीडियो कुछ ही पलों में आपके सामने होगा। आप बने रहे हमारे साथ ही प्यारे विद्यार्थियों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। निश्चित रूप से मैं आशा करता हूं कि इस एग्जाम में आपका चयन होगा। अगला है, दिनेश सेठ, शैल आई एवर विन अ गोल्ड मेडल। अब इसको किस में चेंज करना पता आपको, इनडायरेक्ट स्पीच में। दिनेश आस्क्ड, पहले तो आपको ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थी, एक बात ध्यान रखना, जब कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो वो इफ से जुड़ेगा। ध्यान रखना, हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कनेक्टिव इफ आता है। अगर WH वर्ड है तो WH वर्ड में कोई भी कनेक्टिव नहीं लगता है। अब आपको इफ के जरिए पकड़ना है। फिर बात, अगर सेड टू हमेशा आस्क्ड में आएगा तो यहाँ पर भी देखना, आस्क्ड मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड या सेड टू हमेशा आस्क्ड में चेंज होता है। तो यह कुछ रूल हैं, यहाँ पर देखते हैं अपन करेक्ट ऑप्शन क्या है। शैल आई एवर विन अ गोल्ड मेडल, इसका अपन को इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करना है। दिनेश आस्क्ड इफ ही शैल। अब ध्यान रखना,
हमेशा सेल का पास्ट टेंस शुड होता है, तो यहाँ शुड नहीं है तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। दिनेश एक्सक्लेम, एक्सक्लेम आते ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है तो यहाँ ये तो होगा ही नहीं। अगला है दिनेश सेड, सेड तो होगा ही नहीं क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आस्क्ड आएगा, या फिर अगर सेंटेंस को मतलब आश्चर्यजनक है तो वंडर्ड आएगा। तो दिनेश वंडर्ड इफ ही वुड, अब ध्यान रखना ही यहाँ पर विल का सेल की जगह विल हो गया, विल का पास्ट टेंस शुड हो गया, एवर विन ए गोल्ड मेडल, तो आपका आंसर ये है दिनेश वंडर्ड इफ ही वुड एवर विन अ गोल्ड मेडल। डियर स्टूडेंट ध्यान रखें, यहाँ आपको शैल का शुड होता है, विल का वुड, यहाँ पर आंसर राइट है, या वंडर्ड आए क्योंकि आश्चर्यजनक सेंटेंस है। अगला सेंटेंस है आई शो हिम लिविंग द हाउस, चेंज टू पैसिव फ्रॉम, अब इसको पैसिव बनाना, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना हमारा अगला वीडियो है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। अब आपको ध्यान रखना ये सिंगल ऑब्जेक्ट का है या डबल ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ ध्यान रखना आई शो हिम लिविंग द हाउस, मैंने उसे घर छोड़ते हुए देखा। अब यहाँ पर ऑप्शन ढूंढना, चेंज करना है, तो ध्यान रखना जब कभी सेकेंड फॉर्म हो तो एक टेबल में अगला टॉपिक पूरा समझाऊंगा, वॉज वर आईएनजी में आएगा सेंटेंस, ठीक है ना। जब कभी सेकेंड फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म हो तो इजी एम आर का प्रयोग होता है, और यहाँ सेकेंड फॉर्म है चूंकि तो वॉज वर का प्रयोग होगा। और यहाँ अगर दो मतलब या हिम को आगे लाना है तो ही बन जाएगा, तो आंसर ढूंढते हैं लिविंग द हाउस ही वॉज सीन बाई मी। ध्यान रखना एक तो ये है he was seen to me leaving the house, ये भी नहीं होगा। he was seen leaving the house by me, he was seen leaving the house by me, और he had been तो लगेगा नहीं, तो he was seen, ध्यान रखना क्यों लगा, क्योंकि यहाँ was सेकेंड फॉर्म है, तो he was seen leaving the house by me, आंसर राइट है, he was seen leaving the house by me, ध्यान रखना। नेक्स्ट है चेंज इनटू द पैसिव वॉइस में, और सेंटेंस है मुकेश गेव मी अ प्रेजेंट, मुकेश ने मुझे एक गिफ्ट दिया, डबल ऑब्जेक्ट है, अ प्रेजेंट भी आगे आ जाएगा, और चाहो तो आप मी से आई आगे लाकर भी चेंज कर सकते हैं। और इसका डिटेल में वीडियो में वॉइस वाला वीडियो अगले कुछ पलों में आपके सामने होगा, और आप उसे देखें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें और अच्छी तरह से शांति से पेशेंस के साथ अपना हर आंसर सेलेक्ट करें। और डियर स्टूडेंट साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस सारे जो चतुर्थ सैनिक कर्मचारी के सारे वीडियो हैं आप तक तुरंत पहुंच सकें। अब हम चलते हैं मुकेश गेव मी ए प्रेजेंट, मुकेश ने मुझे एक तोहफा दिया। अ प्रेजेंट वॉज गिवन टू मी बाय मुकेश, अ प्रेजेंट वॉज गिवन बाय मी टू मुकेश, मी वॉज गिवन अ प्रेजेंट बाय मुकेश, मुकेश वॉज गिवन अ प्रेजेंट बाय मी। अब ध्यान रखना अब यहाँ पर सेंटेंस कौन सा राइट है, तो ध्यान रखना यहाँ पर अ प्रेजेंट पहले उठाया है, अ प्रेजेंट वॉज गिवन टू मी बाय मुकेश, ये आंसर राइट है। तो अच्छी तरह से समझें, और ये डबल ऑब्जेक्ट में है, मैं आपको समझाऊंगा इसके फॉर्मूला सहित। अगला है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, अब इसमें सही उत्तर आपको फिलअप करना है। दो सवाल क्वेश्चन आप प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 टेंस के होंगे। आप टेंस वाला वीडियो हमने पहले ही डाल रखा है, उसको आप अच्छी तरह से समझें। और टेंस में ज़्यादा कोई टेंशन नहीं, आपको सिर्फ एडवर्ब याद करनी, जैसे ये एडवर्ब है फ्यूचर परफेक्ट की, बाय एंड ऑफ दिस, जो भी सेंटेंस बाई से शुरू होता है वो हमेशा ध्यान रखें फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। तो बाय एंड ऑफ दिस ईयर आई सेल, अब ध्यान रखना सेल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, तो वहाँ पर हैव प्लस, अब ध्यान रखना, लेकिन यहाँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू है क्योंकि आगे सिंस फॉर भी दे रखा है, तो सेल हैव बीन या विल हैव बीन आएगा। आंसर चेक करते हैं, यहाँ पर साथ में टाइम नहीं हो तो ये फ्यूचर परफेक्ट का होता है, लेकिन सिंस फॉर भी दे रखा साथ में तो ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। आप पहले टेंस को अच्छी तरह से सेंटेंस को देखें, फिर आंसर आपको फाइंड आउट करें। वॉज बीइंग वर्किंग नहीं आएगा, इज बीइंग वर्किंग नहीं आएगा, हैव बीन वर्किंग या हैज़ बीन वर्किंग। अब आपको ध्यान रखना आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ हैव लगता है, हैज़ भी राइट है लेकिन आई के साथ हैव लगता है, तो यहाँ आंसर होगा आई शैल हैव बीन हियर फॉर 10 years बाय एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत तक मुझे यहाँ पर रहते हुए या काम करते हुए 10 साल हो जाएंगे, तो आई शैल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years। इस तरह से ये अगला भी टेंस का होगा, चूज द करेक्ट फॉर्म, जब करेक्ट फॉर्म आता है तो टेंस का प्रयोग होता है, करेक्ट फॉर्म या करेक्ट टेंस, फॉर्म करेक्ट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बाय नेक्स्ट मार्च, अगले मार्च तक, ध्यान रखना ये भी फ्यूचर परफेक्ट का हो गया।
हियर फॉर 5 ईयर्स। अब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ भी सिंस वर्ड का टाइम है, तो यहाँ पर ध्यान रखना। पहले तो सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट होता है वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, और शैल हैव बीन आईएनजी फॉर्म। शैल हैव बीन आईएनजी फॉर्म कहाँ पर है, किस ऑप्शन में है? ये इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। शैल हैव बीन आईएनजी फॉर्म इसमें है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका आंसर ये होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये मैंने 15 क्वेश्चन समझाए हैं। बेस्ट ऑफ लक, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। डियर स्टूडेंट, अब अगला हमारा वीडियो होगा डिटरमिनर्स, उसके बाद टेंस, फिर मैं समझाऊंगा, फिर हम ट्रांसलेशन देखेंगे। हर कॉन्सेप्ट आपका मैं अच्छी तरह से सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, वी विल सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ हमारे साथ बने रहें, आपका हर कॉन्सेप्ट मैं हल करूंगा। साथ ही अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आपको और कौन सा टॉपिक अच्छी तरह से समझना है। थैंक यू वंस अगेन, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, गुड बाय।